ने एक चैलेंज करने के लिए चुना है गुजरात को, और गुजरात में वो लगातार एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर है राहुल गांधी, जहां वो तमाम पदाधिकारियों से, प्रदेश अध्यक्षों से, ब्लॉक लेवल के अपने कार्यकर्ताओं से, सबसे मुलाकात करेंगे। जैसे ही राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, बड़ी तादाद में कार्यकर्ता उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे, और देखते ही बन रहा था, ऐसा लग रहा था कि इंतजार में बैठे हैं तमाम कार्यकर्ता कि कोई नेता आकर उनकी टो ले। और खासतौर पर राहुल गांधी जब वहां पर पहुंचे तो आप तस्वीरें देखिए किस तरह से उनका स्वागत किया गया है। आपको ये याद होगा कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर एक चैलेंज दिया था। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद 8 महीने पहले लगभग राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर ये कहा था कि गुजरात में भी इंडिया गठबंधन आपको आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में आपको हराने जा रहा है। ये चैलेंज राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर दिया था। अब आप सोचिए कि जब उन्होंने ये चैलेंज दिया है तो उसके लिए वो कितनी बड़ी तैयारियां करने में जुट गए हैं। लगभग 3 साल का वक्त है अभी गुजरात के चुनाव में, 2027 में होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को उनके ही गढ़ में चुनौती देने के लिए पहुंच गए हैं, क्योंकि ये एक तरह से राहुल गांधी के लिए सबसे मुश्किल राह है। क्योंकि गुजरात में अभी हम देखें तो कांग्रेस बेहद कमजोर नजर आती है। पिछली बार की अगर चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो 182 में से सिर्फ 17 सीटें ही हासिल हो पाई थी कांग्रेस को, और इसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार आम आदमी पार्टी भी थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में चुनाव लड़ा था और 13% के करीब वोट उसको गए थे। वहीं 2017 की अगर हम बात करते हैं तो 2017 में शानदार प्रदर्शन किया था कांग्रेस पार्टी ने। 77 सीटें उसके पाले में गई थी और 99 बीजेपी सिमट गई थी। और सिर्फ कुछ महीने पहले ही राहुल गांधी ने, 6-7 महीने पहले ही राहुल गांधी ने कमान संभाली थी गुजरात चुनाव की, और उसके बाद भी आप ये देखिए कि 77 सीटें लाने में कामयाब रही थी। 42.2% वोट्स उसको हासिल हुए थे। और अब तो राहुल गांधी ने 3 साल पहले गुजरात में अपनी कमान संभालनी शुरू कर दी है। वहां पर लगातार अब वो आपको एक्टिव नजर आएंगे। केसी वेणुगोपाल 1 हफ्ते में 2 बार वहां पर गए हैं, और लगातार अब इसी तरीके से नेताओं के पहुंचने का सिलसिला गुजरात में लगातार जारी रहेगा। वो संगठन को मजबूत करना चाहते हैं राहुल गांधी, कार्यकर्ताओं में जान फूंकना चाहते हैं, लड़ते हुए दिखना चाहते हैं। यही वजह है कि लगातार वो पूरे देश भर में तो अलग अलग लोगों से, अलग अलग तबके से जुड़े लोगों से वो संवाद कर रहे हैं। गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़े पैमाने पर है। अब नरेंद्र मोदी भी 75 साल के होने जा रहे हैं, और ऐसे में कोई बड़ा चेहरा अब गुजरात में अगर भारतीय जनता पार्टी के पास हम देखें तो कोई नहीं है। चुनाव वहां पर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाता है, और नरेंद्र मोदी ही सिर्फ चेहरा होते हैं। बाद में किसी को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, और आपको पता है कि कैसे वहां पर मुख्यमंत्री बदले भी हैं। अब ऐसे में ये सोचिए, अगर 2017 में चंद महीनों की मेहनत के बाद अगर कांग्रेस पार्टी को 77 सीटें मिल सकती हैं, तो अभी 3 साल का वक्त है। अगर लगातार इसी तरीके से राहुल गांधी मेहनत करते हुए नजर आएंगे तो कुछ भी किया जा सकता है। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी जिग्नेश मेवानी, कांग्रेस के जो नेता हैं, उनका क्या कुछ कहना है राहुल गांधी के वहां पर पहुंचने के बाद। आज राहुल गांधी आ रहे हैं अहमदाबाद। इससे पहले एक उन्होंने बात कही थी कि इस बार कांग्रेस सरकार बनाएगी। बिल्कुल, पार्लियामेंट के मंच पर राहुल जी ने चैलेंज दिया था कि लिख के ले लो, इस बार गुजरात में विपक्ष और कांग्रेस पार्टी भाजपा को हराने जा रहे हैं। मैं भी यही कह रहा हूं, लिख के ले लो, इस बार गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति डंके की चोट पर लड़ेगी, बेहतर गुजरात के निर्माण के लिए लड़ेगी, शिद्दत से लड़ेगी, और भाजपा का गुजरात से सफाया करके रहेगी। हम लोग भी डिटरमाइंड है, तो राहुल जी के स्वागत के लिए खड़ी है। एक नई पॉजिटिविटी है, नई ऊर्जा का संचार हुआ है। संगठन को बेहतर करेंगे, बेहतर तरीके से सड़क पर उतरेंगे, इंकलाब करेंगे। एआईसीसी का अधिवेशन 1 महीने बाद और उससे 1 महीने पहले ब्लॉक। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एआईसीसी का अधिवेशन गुजरात में हो रहा है। गांधी और सरदार की धरती पे एआईसीसी का अधिवेशन हो, और संगठन से जुड़े जो सवाल है, जो आइडियोलॉजिकल सवाल है, कांग्रेस को किस दिशा में लेके जाना है, संगठन को कैसे मजबूत करना है, विपक्ष की भूमिका बेहतर तरीके से कैसे अदा करनी है, और कैसे सत्ता में आया जाए, इन सभी के मुद्दों के ऊपर अधिवेशन में बात होगी। और ये अधिवेशन गुजरात में हो रहा है, जहां 2-3 साल के बाद चुनाव है, जहां राहुल जी ने चैलेंज दिया है। इस अधिवेशन को लेकर भी मैं बहुत उम्मीद रखता हूं। तो बहुत उम्मीद उनको है, और जो चैलेंज दिया था उस चैलेंज को हम पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे, ये कहना है जिग्नेश मेवानी का। और मैं आपको ये बता दूं कि अप्रैल के महीने में
एआईसीसी का अधिवेशन होना है और गुजरात को चुना गया, उसके लिए 64 साल बाद 8 और 9 अप्रैल को अधिवेशन गुजरात में होने जा रहा है एआईसीसी का। तो आप समझिए कि गुजरात को कितने गंभीरता से राहुल गांधी लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर जो मेन कंटेंडर है, पार्टी है, वो कांग्रेस है। तो ऐसे में यहाँ पर इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वो पार्टियां उस तरह से मौजूद नहीं है। सीधा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही है, और ये सीधा मुकाबला, या हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में ये लड़ाई होने जा रही है 2027 की, जिसको एक तरह से पर्सनली राहुल गांधी ने लिया है। अब इसको आप संयोग कहें या प्रयोग कहें कि जब राहुल गांधी गुजरात में है तभी नरेंद्र मोदी भी गुजरात में है। वो 2 दिन के गुजरात और दादर नागर हवेली के दौरे पर हैं राहुल गांधी, माफ कीजिएगा नरेंद्र मोदी। तो जब राहुल गांधी गुजरात में हैं, अहमदाबाद में हैं, तो तभी नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद हैं। तो क्या इसको इसलिए देखा जाए कि राहुल गांधी जब मौजूद हैं तो प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंच गए हैं और वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, महिलाओं को भी वो संबोधित करने जा रहे हैं, क्योंकि 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है और ऐसे में लाडकी बहना योजना जो है उसके तहत वो महिलाओं को वहां संबोधित करने के लिए जा रहे हैं। और राहुल गांधी भी कल भी कुछ अहमदाबाद में रहने वाले हैं, दोपहर के बाद उनके वापसी का कार्यक्रम है। लेकिन इस सबको अब कैसे देखा जाए? वो राहुल गांधी जो लगातार एक तरह से विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आदिवासियों दलितों के बीच जाकर पार्टी की अपनी एक पैठ बना रहे हैं, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गुजरात का एक बड़ा तबका आदिवासी है और बहुत महत्वपूर्ण है आदिवासी वोटर गुजरात में। और राहुल गांधी लगातार जिस तरह से, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, उन सब से जिस तरह से संवाद कर रहे हैं, उनके बीच में जाकर उनके मसलों को सुनकर उनको हल करने की भी पूरी की पूरी जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, कल भी उन्होंने महाराष्ट्र में यही किया है जब वो धारावी गए थे। तो इससे क्या सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को चैलेंज मिलता हुआ नजर आ रहा है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें कि इस पूरे गुजरात के दौरे को राहुल गांधी के किस तरह से देखा जाना चाहिए। राकेश अचल जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राकेश जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। राहुल लाल जी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ जुड़ गए हैं। राहुल लाल जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। राकेश जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। अभी लगभग 2.5-3 साल का वक्त है गुजरात के चुनाव होने में, लेकिन राहुल गांधी ने इसको एक तरह से चैलेंज के तौर पर लिया है। क्या हम ये कहें 2027 की ये लड़ाई सीधे तौर पर राहुल वर्सेस मोदी होने जा रही है और मोदी के गढ़ में राहुल गांधी हराकर नरेंद्र मोदी को एक तरह से पूरे देश भर में 2029 के लिए एक चैलेंज या एक मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, शुक्रिया बुशरा जी। देखिए, गुजरात में राहुल गांधी जी का और प्रधानमंत्री मोदी जी का एक साथ होना थोड़ा सा चौंकाता है भारतीय राजनीति को। लेकिन आप देखें कि गुजरात कांग्रेस के लिए पिछले 30 साल से एक ऐसा दुर्लभ राज्य बना हुआ है जहां वो सत्ता में लौट नहीं पा रही है। 1995 में सत्ता की जो छबील होती है ना, छबील आप समझते हैं, सत्ता की छबील छबीलदास मेहता से लुट गई थी और उसके बाद से उस पर कब्जा कांग्रेस नहीं कर पाई। और इन 30 सालों में कांग्रेस में बहुत उठापटक हुई, नेतृत्व परिवर्तन हुआ, लोग आए गए, कांग्रेस का एक तरह से पुनर्जन्म भी हुआ और गर्त में भी गई कांग्रेस, और फिर उभर के भी है। आज कांग्रेस के पास लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद भी है। तो कांग्रेस ने इन उतार चढ़ावों के बीच निश्चित तौर पर अब गुजरात को एक एपिक सेंटर के रूप में विकसित करने की शायद योजना बनाई है। और दरअसल क्या है कि देखिए, आप अपने प्रतिद्वंदी को अगर उसके घर में नहीं घेर पाते हैं, अगर घर में नहीं है पराजित कर पाते हैं, तो फिर आपका डंका पूरे देश में बजना मुमकिन नहीं है। और पिछले 2023 के बाद से अभी तक देश में जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें संयोग से भारतीय जनता पार्टी का जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है वो बड़ी तेजी से भागता जा रहा है। उसको कांग्रेस बांध नहीं पा रही। कोशिश बहुत की है, विपक्ष का गठबंधन भी बना, INDIA जिसको इंडी गठबंधन बीजेपी वाले कहते हैं, और वैसे वो इंडिया गठबंधन है। तो इन तमाम कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को रोकना एक बहुत बड़ा टास्क है कांग्रेस के लिए। और इस समय जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों को भारतीय जनता पार्टी ने कुचला है, तोड़ा है, नुकसान किया है, उसे देखते हुए अब ये दायित्व केवल और केवल कांग्रेस के कंधों पर है कि वो भारतीय जनता पार्टी को
प्रधानमंत्री के गृह राज्य में जाकर के घेरे। और ऐसा नहीं है कि वहां गुजरात में चमत्कार नहीं हो सकते। 30 साल से नहीं हुए इसका मतलब ये नहीं है कि 32वें और 33वें साल में नहीं होंगे। 2027 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तब तक देश की नदियों में बहुत सा पानी बह चुकेगा। और इस समय जो हालात बने हैं, इस समय जो सत्ता प्रतिष्ठान हमारा है भारतीय जनता पार्टी का, वो जो साम दाम दंड भेद के अलावा मशीन और धर्म दोनों के आधार पर राजनीति कर रहा है, हो सकता है उससे लोग आ चुके 2027 तक, और फिर कांग्रेस ही उन्हें एकमात्र ऐसा विकल्प दिखाई दे जो इस देश को टूटने से, बिखरने से, निराश होने से बचाए। तो मुझे उम्मीद लगता है कि राहुल गांधी की गुजरात में मौजूदगी और गुजरात में जिस ढंग से उन्होंने अपने पार्टी के अधिवेशन को करने का निश्चय किया है, तो वो वहां पर अपनी जमीन को नए सिरे से तैयार करना चाहते हैं। और इसमें लगता है कि उन्हें कामयाबी मिलेगी, क्योंकि देखिए जो पिछले चुनाव का आपने जिक्र किया था 2017 के चुनाव में, उसमें कांग्रेस ने अच्छा मुकाबला किया था भारतीय जनता पार्टी का। अगर उस समय भी अगर कोई इंडिया गठबंधन होता तो मुमकिन है कि 2017 में हिसाब बराबर कर देती कांग्रेस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और राजनीति में ये उठापटक चलती है। तो अब हमें इसको, गुजरात को ही राजनीति का एपिक सेंटर मानकर चलना चाहिए और इस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि बिहार में लड़ाई उतनी तेज नहीं होनी है जैसी कि भविष्य में गुजरात में होनी। जी जी, बिल्कुल। और उसी को देखते हुए सीधे तौर पर राहुल गांधी यहाँ पर एक तरह से अपने पैर मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में अकेली कांग्रेस नहीं है। बिहार में एक तरह से इंडिया गठबंधन है, बड़े भाई की भूमिका में भी कांग्रेस नहीं है, वहां आरजेडी है बड़े भाई की भूमिका में, वहां लेफ्ट पार्टीज भी हैं और फिर कांग्रेस भी है। तो ऐसे में कांग्रेस को ये पता है कि सीधे तौर पर जो उसकी लड़ाई होनी है, जो बड़े भाई की भूमिका उसको निभानी है, वो गुजरात है। और गुजरात को एक तरह से पर्सनली एक चैलेंज के तौर पर राहुल गांधी ने लिया है। राहुल गांधी को ये लगता है कि 2017 में अगर 77 सीटें आ सकती हैं, तो फिर 2027 में क्यों नहीं कोई मैजिक हो सकता। और तब के और अब के राहुल गांधी में तो जमीन आसमान का फर्क है। तब के राहुल गांधी ने वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं की थी, तब के राहुल गांधी को लोग इस तरह से नहीं देखते थे, तब के राहुल गांधी शायद इतनी मेहनत नहीं करते थे जितनी मेहनत फिलहाल वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग हर दिन वो किसी ना किसी तबके के लोगों से जाकर, अलग अलग वर्गों से वो मुलाकात करते हैं। तो राहुल लाल जी, क्या ये आप नहीं देखते हैं कि राहुल गांधी के पक्ष में ये चीजें बहुत ज्यादा मजबूती से आगे जाती हैं? और हालांकि उनको अभी जो युवा हैं और जो एक तरह के संगठनात्मक जो बदलाव है, वो अभी सब कुछ उन्हें करने हैं। और ये भी कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो बड़े संगठनात्मक बदलाव जो कांग्रेस करने जा रही है, जिसकी बात बार बार की जाती है, उसकी शुरुआत भी गुजरात से ही करने जा रहे हैं। बुसरा जी, देखिए जिस तरह से राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पे बयान दिया था, लोकसभा के भीतर ही उन्होंने कहा था कि हम गुजरात भी जीत कर दिखाएंगे, विपक्षी गठबंधन के साथ जीतेंगे गुजरात। तो एक तरह से वहीं से उन्होंने चुनौती दे डाली थी कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी को बिल्कुल उनके घर, उनके गृह क्षेत्र में वहीं से चुनौती देने की उन्होंने तैयारी कर ली है। और ये बात भी सही है कि 2017 के बारे में जो आपने बताया कि 17 में कांग्रेस काफी शानदार ढंग से लड़ाई लड़ी थी, 77 सीटें कांग्रेस को जो मिली, और वो चुनाव काफी एक अद्भुत किस्म का चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा परेशानी में थी और हम लोगों ने उसी समय से भारतीय राजनीति में चुनाव आयोग के जो विभिन्न बिंदु आते हैं कि क्लोज मुकाबले वाले जगह पे जो है कि वो कांटे की टक्कर वाली जगह पे फिर क्वांटिंग को लेकर समस्या भी आई थी, बहुत सारे मामले कोर्ट में भी गए थे, और वो क्लोज फाइट में फिर क्वांटिंग में सत्तारूढ़ पार्टी को लाभ वाली स्थिति वो वहां पे दिखी थी। फिर आपको याद होगा बुसरा जी की वो घटनाक्रम हम लोगों ने 2020 में फिर बिहार में भी देखा था, वो 2022 में कुछ सीटों पे वो स्थिति हम लोग उत्तर प्रदेश में भी दिखी थी। लेकिन मुकाबला बड़ा कड़ा था, जबकि राहुल गांधी ने इस तरह की आज वाली, बिल्कुल आज की छवि नहीं थी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से। और मैं तो ये कह रहा हूं कि पिछले वर्ष जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से तो सुपर एक्टिव है ही, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पे जो उनकी भूमिका होनी चाहिए, और इसमें जितनी कठिन परिस्थितियां हैं देश में, संविधान को लेके और अल्पसंख्यकों को लेके, समाज के दलितों को लेके, वंचितों को लेके, महिलाओं को लेके, वो सारे के सारे लोग कहीं न कहीं बिल्कुल जो है कि वो हाशिए पे आ गए। तो उन सभी वर्गों से राहुल गांधी लगातार नित्य प्रतिदिन मिलते हैं। तो इस स्थिति में जो निर्णय लिया गया है, और ये निर्णय देखिए राहुल गांधी गुजरात जा रहे हैं,
कांग्रेस जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हो रही है, जो 60-61 सालों बाद जो है वो बैठक गुजरात में हो रही है, तो ये चीज दिखा रहा है कि कांग्रेस ने गुजरात के ऊपर फोकस कर दिया और गुजरात के चुनाव चूंकि 2027 में होने हैं और अभी समय भी है उसके लिए, तो इस बार वो बीजेपी को बिल्कुल उसके गढ़ में घेरने वाली तैयारी है। और देखिए बुशरा जी कि गुजरात को अगर मैंने अपनी आंखों से पहली बार देखा था तो वो देश में उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री के रेस में चल रहे थे। तो मैं 2013 में मैंने गुजरात की बड़ी सघन यात्रा की थी और उस समय भी जो ये चीज देखने के लिए जो मीडिया में चल रहा है गुजरात का परसेप्शन और वो जमीन की स्थिति क्या है, तो वो अंतराल उस जमाने से ही काफी जबरदस्त तौर पे दिख रहा था कि गुजरात का एक हिस्सा तो विकास के क्रम में काफी आगे है, लेकिन जो गुजरात के जो किसान हैं, गुजरात के जो वहां के जो आदिवासी हैं, वो काफी ज्यादा संकट में घिरे हुए हैं। और बहुत सारे मानक पे, चाहे आप शिशु मृत्यु दर पे आप देख लीजिए, महिला साक्षरता पे देख लीजिए, कितने सारे सामाजिक मानक हैं जिसमें गुजरात बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। जब अभी 2019 में जब 370 को लेके तमाम चर्चाएं हो रही थी और जम्मू कश्मीर में कहा जा रहा था कि उसको तो जो है कि लोगों ने शोषण कर दिया उसका, उस समय भी ये तुलनाएं सामने में आई थी बुशरा जी की अगर पुराने जम्मू कश्मीर को देखिए और गुजरात को देखिए तो कम से कम 20-25 मानक ऐसे थे जिसमें जम्मू कश्मीर जो है कि वो गुजरात के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिख रहा था। तो गुजरात में हम लोगों ने ये चीज भी देखी है कि वहां की स्कूलिंग की सिस्टम कितने डिस्टर्ब है वहां पे और लोगों में आक्रोश की स्थिति रही है। तभी तो 2017 में वो परिणाम हम लोगों को देखने के लिए मिला था। और 2022 के चुनाव परिणाम हुए उसमें 2-3 घटक रहे। उसमें एक तो उसमें आम आदमी पार्टी के कारण से एक नुकसान की स्थिति रही क्योंकि वो उनको एक 13% का वोट शेयर, काफी बड़ा वोट शेयर था, सीटों में वो कन्वर्ट नहीं हुआ। तो गुजरात वो क्षेत्र है, हमें अभी भी याद है, धोलेरा में गया था 2022 में और धोलेरा को सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी की घोषणा जब वो 2007 में मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने किया और 2022 में भी मैंने वहां पे धूल मिट्टी ही देखे और उसको बताया गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है धोलेरा जो है। तो प्रधानमंत्री जो घोषणाएं करते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी घोषणाएं करते हैं, गुजरात तो उसका जो है कि बिल्कुल साक्षी रहा हुआ है। तो ये जरूर है कि लंबे समय तक वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सफलता की स्थिति रही है, वहां पे एक तरह से पोलराइजेशन की कोशिशें रही हैं जिसमें सफलता भी मिली है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से पूरी ताकत लगा रही है और समय है अभी जिस तरीके से ये तो वहां पे बहुत अच्छे से कांग्रेस चुनौती दे सकती है, वो माहौल वो परिस्थितियां मौजूद है बुशरा जी वहां। जी बिल्कुल। और ये गुजरात मॉडल, रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रविंद्र शिरोन सीनियर जर्नलिस्ट। रविंद्र जी स्वागत आपका कार्यक्रम में। गुजरात मॉडल, ये गुजरात मॉडल की बात आपने पता नहीं कितनी बार सुनी होगी। वही गुजरात मॉडल आपको दिखाकर 2014 में सत्ता पर काबिज हुआ गया था। गुजरात मॉडल की पोल हर कुछ दिन के बाद खुलती हुई नजर आती है, वो सब हम देखते हैं। अभी हथकड़ियां और बेड़ियों में जब अमेरिका से अप्रवासी भारतीयों को भेजा गया तो उसमें गुजरातियों की तादाद कितनी ज्यादा थी ये किससे छिपा नहीं है। अगर गुजरात में डेवलपमेंट की बयार बह रही होती, वहां पर इतने ही रोजगार होते और वो मॉडल ऐसा होता कि उसे पूरे देश में लागू किया जाए तो वो उन लोगों को इस तरह से लाखों रुपए खर्च करके इलीगली क्यों जाना होता गुजरात और फिर एक बेड़ियों में और इस तरह से बंद कर वो क्यों आते फिर। तो रविंद्र जी, कांग्रेस की जो ये कोशिशें हैं और राहुल गांधी की, खासतौर पर मैं यहाँ पर राहुल गांधी बोलूंगी, गुजरात को लेकर जो कोशिशें हैं, जो चैलेंज है, उसको आप किस तरह से देखते हैं। पार्लियामेंट के अंदर वो कहते हैं कि हम इंडिया गठबंधन हराएगा आप, और एक तरह से जैसे वो अपने परिचित अंदाज में कहते हैं लिख कर ले लीजिए, इस तरह की चीजें वो बोलते हैं, वो उन्होंने कहा है। अभी हाल ही में हम देखें तो दूसरी बार राहुल गांधी गए हैं और लगातार और पदाधिकारियों के पहुंचने का वहां सिलसिला जारी है। कांग्रेस का अधिवेशन जो है 64 साल के बाद 8 और 9 अप्रैल को वहां होने जा रहा है। तो ये तो है कि बहुत सीरियसली इसको लिया जा रहा है। 3 साल पहले तैयारियां शुरू की जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जिस तरह से बीजेपी काम करती है वैसे शायद आपको लग रहा है कि कांग्रेस काम करती हुई नजर आ रही है, बहुत सीरियसली इलेक्शन को लेती हुई नजर आ रही है गुजरात की। जी नमस्कार बुशरा जी और राकेश जी, राहुल भाई को भी नमस्कार, सभी दर्शकों को भी। मैं आपकी बात का जवाब दूं उसके पहले जो नीचे अपने यहाँ ये जो चल रहा है टिकर जो चल रहा है कि विवेकानंद मार्ग कर दिया बीजेपी सांसदों ने। इस देश में कानून राकेश भाई में हमारे हिसाब से तो सांसद ही बनाते हैं। राकेश जी आपको भी मेरे ख्याल से वही जानकारी होगी। तो इनको ये पता नहीं है कि विवेकानंद मार्ग बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, संसद में ही तो पारित कराना है कानून। ये उसी के तो सांसद हैं, इनका ही तो काम है कानून बनाना। कानून बनाना मेरा और राकेश जी राहुल भाई का काम थोड़ी है। इनको ये पता नहीं है कि किसी
जगह का नाम कैसे बदला जाता है, तो हमारे लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या है कि जिन लोगों का एक्सक्लूसिव काम कानून बनाना ही है, मेरा काम तो खबर बनाना है, आपका काम खबर बनाना है, किसी का काम सड़क बनाना है। अरे इनका तो काम ही दूसरा कोई नहीं है कानून बनाने के अलावा, ये भी अपने नाम के सामने पट्टी पर लिखवा रहे हैं। तो क्या मतलब एनडीएमसी जो संस्था जिसने इस इलाके में रोड्स का नाम दिया होगा, वो डिफंक्ट हो गई है। वो ऑर्गेनाइजेशन तो एमएचए के अंडर में आती है। अपने गृह मंत्री, क्या इनको लगता है कि गृह मंत्री इतने नकारा है, वो एक नाम नहीं बदल पाएंगे और इनको अपने घर के सामने नाम की पट्टी बदलने की जरूरत पड़ गई? किस तरह की राजनीति देखने में आ रही है, बहुत विचित्र बात है। ये देखिए ये चल रहा है, जो बीजेपी सांसदों ने नेम प्लेट पर विवेकानंद मार्ग लिख दिया, ये क्या जी। इससे साबित करना चाहते हैं? मतलब पूरा जब जब भी इस देश में गंभीर डिस्कोर्स की जरूरत पड़ेगी तो औरंगजेब को आप लेके आ जाएंगे। जब भी जरूरत पड़ेगी कि लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए लोगों के शेयर बाजार में डूब गए, तब आप कुछ नेम प्लेट बदलने की बातें लेके आ जाएंगे। बहुत चिंता की बात है, गंभीर बात है। और बहुत ही मुझे लगता है हैरानी की बात है कि इतने साल संसद में रहने के बाद भी अगर इनको ये पता नहीं है कि नियम क्या है इसको बदलने के। इसको बदलने के लिए कोई आपको 2/3 मेजोरिटी की जरूरत थोड़ी है। आप किसी भी रोड का नाम एनडीएमसी बदल देगी, 2 मिनट लगेगा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंडर ये आएगा और वो तुरंत बदला जाएगा नाम, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि माहौल खराब करना है और मुख्य मुद्दों से आपका ध्यान हटाना है, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और जहां तक गुजरात की बात है, देखिए गुजरात में ये बात ठीक है, गुजरात में राहुल गांधी तब जा रहे हैं जब, हो सकता है आपने चर्चा भी कर ली हो मेरे से पहले, कि जब वो लोकसभा में पहले दिन प्रधानमंत्री को ये चेतावनी देके जाते हैं कि इस बार हम लोग आपको चुनाव में हराने वाले हैं। गुजरात इतनी बड़ी बात बोल के राहुल गांधी लगातार अब वहां पे कार्यक्रम कर रहे हैं, गुजरात के लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। और हैरानी की और सबसे अच्छी बात या खराब बात जो भी समझिए, लेकिन एक बड़ी बात देखिए क्या है, करीब 30 साल से गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं, लेकिन उसके बावजूद आज भी कांग्रेस ही खूब है वहां पर। कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने वाले लोगों की कमी नहीं है। अगर जिस इलेक्शन को कांग्रेस ने गंभीरता से लड़ा है उसमें काफी मजबूत फाइट दी है, एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस के पास वहां पर है। कांग्रेस की दिक्कत केवल यही है कि जो लीडर्स को वो तैयार करते हैं उनमें कहीं ना कहीं उस तरह के नेता नहीं है जो जमीन पर मेहनत कर पाए, जमीन पर काम कर पाए। ये जो सेकेंड रन लीडरशिप है या और नीचे ग्राउंड लेवल पर जो नेता है उनको इकट्ठा कर पाने में ये एक नैरेटिव की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी को दिक्कत वहां होती है। पिछले चुनाव में तो खैर वो हमने देखा कि केजरीवाल ने जो नुकसान किया कांग्रेस पार्टी को और कैसे बीजेपी की वहां पर समर्थन मदद की, तो उसके चलते कांग्रेस को नुकसान ज्यादा हुआ। और लेकिन वहां पर जो स्थितियां हैं, ग्रामीण इलाकों में डेवलपमेंट नहीं है, उधर किसान की स्थितियां बहुत नाजुक हैं। ये अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, ये शहर तो पहले से डेवलप्ड एरिया है। ये तो जब इतना बड़ा कारोबार है और पोर्ट क्योंकि वहां पर था, कितने बरस पहले से वहां पर कारोबार होता है, तो इस कारण वो इलाका पहले से ही समृद्ध है। इस सरकार के आने के बाद कोई बहुत ज्यादा समृद्धि का हुई हो, कोई विकास हुआ हो, उस तरह की तो जानकारी मुझे लगता है केवल बीजेपी वालों को ही होगी, बाकी तो किसी को है नहीं। वहां पर जो भी लोग जाते हैं उनको ये तमाम चीजें देखने में आती हैं। पढ़ाई की वहां पर क्या पोजीशन है, न्यूट्रिएंट्स जो शिशु मृत्यु दर की जो बात की, माल न्यूट्रिशन कितना ज्यादा है बच्चों में, और ड्रॉप आउट्स की क्या परसेंटेज है, और ग्रामीण इलाकों में कितनी ज्यादा दिक्कतें हैं, ये हमने कोविड के वक्त पे भी देखा। उसके जी। अलावा भी हम लोग बार बार जो अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, फाइनेंस की रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स आती हैं, उन सब में हम लोग देखते हैं कि वहां पर कोई इस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन असली मसला यही है कि कैसे एक नैरेटिव सेट करने के लिए, नैरेटिव और प्रोपेगेंडा के हिसाब से, और जो खास तौर पर उत्तरी गुजरात है, जो गुजरात जो है जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वो तो और ज्यादा दिक्कत में है, वहां पर तो और ज्यादा परेशानियां हैं। तो उस तरीके से कोई ऐसा विकास का काम वहां पर हो गया हो, लेकिन कांग्रेस की दिक्कतें हैं कि कांग्रेस के पास लीडर नहीं है, और खासतौर पर अहमद पटेल के जाने के बाद तो और दिक्कतें वहां पर आ रही हैं। एक बात, दूसरी बात, लोकल लीडरशिप को ग्रूम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन स्लीपर सेल्स बहुत ज्यादा मौजूद है वहां पर। हार्दिक पटेल को लेके आए, हार्दिक पटेल भी किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज हुए, तो इस तरह से कई बार धोखा मिला है वहां पर कांग्रेस को, इस कारण कांग्रेस पार्टी वहां ज्यादा नहीं उभर पाई। लेकिन अगर
जनता के माहौल को, जनता के बीच से अगर कुछ नेताओं को लेके आएंगे तो कांग्रेस के लिए वहां पर मजबूत फाइट देने की संभावना पूरी है। जनता के अंदर रोष है। कितने सारे मुद्दे हमने देखे, पटेल का इशू देखा, उसको कांग्रेस ठीक तरीके से भुना नहीं पाई। ग्रामीण इलाकों में हमने देखा रिजर्वेशन का इशू, किसानों का वहां पर कितना बड़ा मुद्दा है, फिशरमैन्स की वहां पर बड़ी दिक्कत है। एक ऐसे ढेरों मुद्दे वहां पर हैं जिनको कांग्रेस पार्टी अगर ठीक लीडरशिप के तरीके से ग्रूम करेगी तो संभावना बनेगी। राहुल गांधी अब उस दिशा में काम करते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी वहां के लीडर्स को आगे बढ़ा रहे हैं या बार बार वहां जाके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो उससे ये संभावना बिल्कुल ठीक बात है। मैं दोनों पैनलिस्ट की इस बात से सहमत हूं कि वहां पर कांग्रेस के लिए अपार संभावनाएं बन सकती हैं। और इस तरीके से अगर अभी समय काफी है, गुजरात चुनाव का काफी टबक है, इतने दिन पहले अगर वहां पर लीडरशिप को तैयार करेंगे और मजबूती से माहौल को बनाया जाएगा तो कांग्रेस के लिए वहां पर चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। और बीजेपी के पास वहां कोई नेतृत्व ऐसा नहीं है, प्रदेश का नेतृत्व अब कुछ रहा नहीं। जो उनको वोट मिल रही है वो मोदी के नाम पे या अमित शाह के नाम पर मिलेंगी, बशर्ते सबसे बड़ा राइडर कि वो वोटर्स के साथ होने वाले फ्रॉड को रोक पाए, जो वोटिंग मशीन्स में या फिर जो लिस्ट है उसको रोक पाए, क्योंकि वहां प्रशासन जो है वो पिछले 3 दशक से बीजेपी के साथ है या बीजेपी के समर्थन का वो प्रशासन वहां पर होने के आरोप लगातार लगते रहे। उस पर जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक सारी पॉलिटिकल मेहनत जो है उसका उतना ज्यादा लाभ मिलने की संभावना नहीं है। बुशरा जी बिल्कुल। और लेकिन राकेश जी, आप गुजरात में क्या बड़ा चैलेंज देखते हैं? 2002 वो मॉडल, गुजरात मॉडल जिसकी बात की जाती है, उसको 2002 के से आप कंपेयर कर लीजिए या फिर किसी और से आप कर लीजिए, वो हम सब ने देखा है और एक तरह से एक समाज के अंदर एक खाई वहां पर पैदा की गई है। आज भी मैं कई वीडियोस देख रही थी क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, वहां पर किस तरह से जो रात की नमाज पढ़ के, तरावी पढ़ के जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर कैसे पत्थर बरसाए गए, वहां माहौल खराब करने की कोशिश की गई। वो यहाँ सब कुछ गुजरात में अभी भी इस तरह की घटनाएं ऑन एंड ऑफ होती रहती हैं। क्या ये आप सबसे बड़ा चैलेंज देखते हैं राहुल गांधी के लिए? क्या मोहब्बत की दुकान वहां पर वो असर कर पाएगी? क्या जातिगत जनगणना की जो बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की जो बात कर रहे हैं, आदिवासियों से, दलितों से, हर तबके से जो वो मिल रहे हैं, क्या ये सब कुछ उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर भारी पड़ेगा गुजरात में? सबसे बड़ा संकट ये है पिछले 1 दशक का कि भारतीय राजनीति अब मुद्दों की राजनीति नहीं रही है, जैसा कि अभी हमारे साथी बोल रहे थे। अब मुद्दों पे चुनाव होता ही नहीं है, किसी भी राज्य में नहीं हुआ। पिछले 7 चुनाव हमने देख लिए, वहां सीधी सीधे धर्म की बात होती है, सनातन की बात होती है, महाकुंभ में 60 करोड़ लोगों ने डुबकियां लगा ली, इसकी बात होती है, नाव वाले ने 30 करोड़ रुपया कमा लिया, इसकी बात होती है। तो मुद्दे तो गुजरात में नहीं है। और गुजरात मॉडल का जहां तक सवाल है, तो 2002 का गुजरात जो है वो पूरी देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। जिस ढंग से गुजरात को लहूलुहान किया गया था, वो मॉडल जरूर पूरे देश में लागू करने की कोशिश की गई। विकास का तो कोई मॉडल गुजरात के पास है नहीं। गुजरात से जितने भी इस देश की बड़ी संपत्ति को लूट कर भागने वाले लोग हैं विदेशों में, वो गुजरात के निकले। और आपको देखा, याद ही होगा कि एक बार राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर के कोई टिप्पणी कर दी थी तो उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। तो गुजरात मुद्दा विहीन राज्य है। कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो इस सांप्रदायिक रंग को कैसे धोए वहां से, गुजरात से। क्योंकि गुजरात में देखिए कांग्रेस की, जैसा कि अभी हमारे साथी जी कह रहे थे कि कांग्रेस के लिए वहां कोई संकट नहीं, ना पहचान का संकट है, ना विचारधारा का संकट है, ना कार्यकर्ताओं का संकट है। संकट यह है कि वो इस गुजरात मॉडल को, 2002 का गुजरात मॉडल है और 2025 तक में दिल्ली तक कामयाब हो रहा है, महाराष्ट्र में कामयाब हो रहा है, हरियाणा में कामयाब हो रहा है, उसको कैसे रोके। और उस लड़ाई में मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस पिछड़ी हुई है। कांग्रेस के मुद्दे अपनी जगह है, लेकिन उन मुद्दों को लेकर के वोट नहीं पड़ा है। आप देखिए, पिछले पूरा विश्लेषण कर लीजिए, जाति जनगणना का बात हो, संविधान के खतरे की बात हो, चाहे आर्थिक स्थितियों की बात हो, इन पर लोगों ने वोट नहीं दिए। लोगों ने वोट दिए केवल भगवा रंग पर। तो अब इस भगवा रंग को धूमी करने
ही सबसे बड़ी चुनौती गुजरात में है। 2002 के दंगों के बाद गुजरात की जो छवि पूरी दुनिया में बनी थी वो आज और गहरी हो गई है, क्योंकि जिस ढंग से गुजरात में के लोगों ने पूरे देश में जाकर के भ्रष्टाचार किया, मोदी एंड कंपनी बन करके हर राज्य में जहां इनकी डबल इंजन की सरकार है वहां ठेकों में ये हैं, हाईवे की सड़कें बनाने में ये हैं, आपके जितने नाके होते हैं इसमें सब में ये है, निर्माण कार्यों में कितनी तेजी से बिहार में जितने पुल गिरे पिछले दिनों में, पिछली बरसातों में, वो उसमें अधिकांश निर्माण कंपनियां गुजरात की रही। और आज भी स्थिति ये है कि आप देखें कि भारतीय वन संपदा जो होती है वो होते हैं वन्य प्राणी, उनकी सुरक्षा का दायित्व भारत सरकार का है। इतने कठोर कानून भारत सरकार ने दशकों पहले से बना रखे हैं, उसको भी शिथिल करके उसका निजीकरण कर दिया, वनतारा बना दिया, रिलायंस वालों को दे दिया ठेके पे। अरे समस्या ये है कि इन सारे मुद्दों को लेकर के कांग्रेस कितनी आक्रामक हो सकती है, तो आक्रमण जितना तेज होगा कामयाबी उतनी अच्छी मिलेगी। और इस समय जरूरत इस बात की है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में चुनाव हो, पूरे देश की ताकत, देश में उनके जो कार्यकर्ताओं की ताकत है, संघ के कार्यकर्ताओं की ताकत है, झोंक देती है। उसी तर्ज पर अब कांग्रेस को भी जहां भी उसकी ताकत है उठा करके केंद्रित करनी पड़ेगी गुजरात में, तब जाकर के गुजरात से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो पाएगी और एक नया इतिहास गढ़ा जा पाएगा। पिछले 30 साल में गुजरात का क्या हश्र हुआ है ये गुजरात जाने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मैं तो गुजरात साल में एक आध बार जाता हूँ, देखता हूँ कि विकास के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो सतही ज्यादा है, उसका प्रचार बहुत ज्यादा है, लेकिन जो हमारा मध्यम वर्ग है और उससे नीचे उद्योगों में लगे लोग थे, पिछले 10-15 साल में कितनी बेरोजगारी वहां बढ़ी है। हीरा उद्योग जो वहां एक जमाने में बहुत समृद्धि का कारक होता था, उसकी फजीयत हो गई है। जिस आपने स्मार्ट सिटी परियोजना की बात की थी, भ्रष्टाचार का गुजरात में सबसे बड़ा केंद्र स्मार्ट सिटी परियोजना बनी। कागजी योजनाओं में सारा पैसा खर्च कर दिया गया, जनता के हिस्से में कुछ आया नहीं। तो लोहा गर्म है और इस गर्म लोहे पर सही जगह चोट करने की जरूरत है, और कांग्रेस अगर उसे चिन्हित कर पाए तो निश्चित तौर पर गुजरात, गांधी का गुजरात दोबारा से बन सकता है मोदी के गुजरात की बजाय। जी बिल्कुल, गांधी का गुजरात दोबारा से बन सकता है और गांधी के विचारों की ही ये लड़ाई है, ये गोडसे बनाम गांधी, ये हम लगातार ये देख रहे हैं। और शायद विचारों को लेकर इतना ज्यादा चर्चा अब से पहले पॉलिटिक्स में नहीं होगी जितने हमने इन कुछ सालों में हमने देखी है। और उस पर एक तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके जिस तरह की राजनीति बीजेपी करती रही है, वो चाहती है कि इसी में लोग मशगूल रहें और अपने विकास की या फिर बेरोजगारी, महंगाई, इन सब की बात ना की जाए, सामाजिक बराबरी, सामाजिक न्याय की बात ना की जाए। ऐसे में क्या राहुल लाल जी, अगर हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है चरम पर है। गुजरात की हम बात करते हैं तो गुजरात कारोबारियों का हब माना जाता है। अब ऐसे में जिस तरह से अमेरिका टैरिफ लगाने की बात कर रहा है 2 अप्रैल से जो लागू हो जाएगा, उससे बहुत बड़ा नुकसान जो है पूरे देश भर में होने जा रहा है। राहुल गांधी लगातार ये कहते रहे हैं कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसकी पूरी तरीके से कमर तोड़ दी गई है, सिर्फ 2 कारोबारी हैं जिनको फायदा पहुंचाया जा रहा है, बेरोजगारी तो है ही। क्या आपको नहीं लगता ये तमाम चीजें गुजरात में बहुत अहम रहने वाली हैं, या आपको लगता है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो एक प्रयोगशाला गुजरात बना था वो सबसे बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए? देखिए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तो एक बड़ी सी चुनौती की स्थिति रही है गुजरात में, चूंकि 2002 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उस नफरत को काफी बढ़ा के, और वो मॉडल बिल्कुल सही कहा गया अभी यहाँ पे कि उसको नेशनल स्तर पे लागू करने के प्रयास हुए। लेकिन उसके बदले में जो राहुल गांधी के जो प्यार और मोहब्बत की बातें हैं वो अभी लोगों को देखिए पसंद आ रही हैं। हमें लग रहा है कि अगर गुजरात को जमीनी स्तर पे हम लोग देखें तो वहां के मध्यम वर्ग तक में कुछ नफरत की कहानियां, वो चीजें, वो उन्हें आकर्षित तो करता हुआ रहा है, लेकिन जो वहां के आदिवासी समूह के लोग हैं, जो वहां के किसान हैं, उनकी समस्याएं इतनी ज्यादा विकट है कि जो सरकारी अस्पताल हैं वो निजी क्षेत्र को दे दिए जा रहे हैं। हम लोगों ने खुद देखा है कि प्रधानमंत्री जी जो है कि वो एक आर्टिफिशियल स्कूल में बैठे हुए थे, शूटिंग कराने के लिए भी उनके पास ढंग के स्कूल नहीं थे। तो वो चीजें हम लोगों को दिखाई देती है कि मूलभूत बेसिक मुद्दों पर काम नहीं किया गया है।
और अगर देखिए नफरत की राजनीति बहुत गहरी होती तो 2017 के जो चुनाव परिणाम मिले थे बुशरा जी, वो प्राप्त नहीं होते। हम लोग को इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा कि 17 में जनता ने कांग्रेस के ऊपर विश्वास किया, परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। फिर लोगों ने 22 में, आप देखिए कि एक नई पार्टी आती है आम आदमी पार्टी, और उसको भी अगर 13% लोग पसंद कर रहे हैं, तो वहां के लोग कुछ ना कुछ नया चीज चाह जरूर रहे हैं, वो कि हमें इस पुरानी व्यवस्था से हमें मुक्ति चाहिए, हमें कुछ नई नवीन चीजें चाहिए हमें। तो वो उसके माहौल चाहे 17 के चुनाव में देखें, चाहे 2022 के चुनाव में देखें, वो परिवर्तन की एक मूड दिखती है। देखिए ये बात तो सही कहा रविंद्र जी ने कि कांग्रेस में स्थानीय स्तर पर नेतृत्व की समस्या रही, लेकिन उसके विपरीत अगर हम लोग देखें तो भारतीय जनता पार्टी भी उस समस्या से पीड़ित है। अब वहां पे देखिए आनंदीबेन पटेल, तो वो उसके बाद जो है कि रूपानी जी, फिर हम लोगों को जो है कि अभी भूपेंद्र पटेल, तो ये सारे लोग हैं, इनकी जनता के बीच में कोई इनकी पैठ नहीं है, इनसे लोग जुड़ नहीं सके हैं अभी तक। तो बीजेपी में भी एक समस्या यह है कि मोदी जी और अमित शाह के बाद गुजरात में कौन ऐसा नाम है जिसको कि लोग गुजरात के लोग ही पसंद कर रहे हो, तो लीडरशिप की समस्या वहां पे भी मौजूद है। तो ये बहुत जी सारी चीजें, ऐसी परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है हमें, क्योंकि डिलीवरी देखिए, लोग 30 साल, अब जो युवा खड़े हैं वहां पे, जो अभी जन्म ले रहे हैं, अब जब वहां पे आप वर्तमान में किसी समस्या के लिए कांग्रेस को जब भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार ठहराती है, तो वो लोगों को समझ में नहीं आता है, वो डिलीवरी सिस्टम पे भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो नफरत के राजनीति का केवल शॉर्टकट वाला जो फॉर्मूला है, क्योंकि दूसरा जी अभी आप सोच के देखिए कि 30 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शासन है, 2014 से तो डबल इंजन का ही शासन है अभी, लेकिन फिर भी गुजरात के गली कूचे तक में विदेशों में पढ़ाने वाले कोर्सेस के तमाम जगह जो कुकुरमुत्ते की तरह कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं, जो, और वही कारण है कि जो अमेरिका से लोग डिपोर्ट होकर आ रहे हैं, उसमें भारी संख्या में जो है कि गुजरात के लोग मौजूद हैं। वो गुजरात के बिल्कुल एक जमीनी स्थिति को करते हैं कि उन लोगों को, अच्छा अभी हाल के समय में जो पिछले 5-6 महीने से शेयर बाजार में जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो स्थितियां बन रही हैं, और जिस तरह से अभी चर्चा हुई कि भाई हीरा हीरा उद्योग की क्या कहानी हुई, तो 2016 का नोटबंदी हो, 17 का जीएसटी हो, 2020 का जो है लॉकडाउन हो, उसने गुजरात की अर्थव्यवस्था को, देश की अर्थव्यवस्था को तबाह किया ही। इनके गलत नीतियों ने गुजरात बहुत बुरी तरह से परेशान हुआ है उसमें। और वही कारण है कि अब देखिए, जो टेक्सटाइल का सेक्टर था, जहां पे गुजरात कभी हब हुआ करता था, वो अब साउथ इंडिया में जो है कि वो दक्षिण भारत में जो है कि सेटल्ड हो जा रहा है पूरा मामला जो है। तो ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं, इन जगहों पे राहुल गांधी काफी सफल मुझे दिखाई देते हैं। थोड़ा उन्हें शिद्दत के साथ अपने चीजों को, अपने पूरे तंत्र को मजबूत करते हुए, और वहां पे जैसा रविंद्र जी ने कहा कि एक नया कुछ वहां पे लोगों को, नए नेतृत्वकर्ता को लाना पड़ेगा सामने में उठा के कांग्रेस को, जिनके ऊपर जनता विश्वास कर सके, जिनपे स्लीपर सेल होने की कोई संभावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी पुरानी रणनीति रहती है कि वो आपके नेताओं को स्लीपर सेल के रूप में होता है, वो एक्टिव कर देते हैं उन्हें, और गुजरात के अंदर वो स्थितियां देश भर में दिखती हैं, गुजरात में वो सीधे समस्या और गंभीर दिखाई देती हैं। तो इन सब समस्याओं पे हमें लग रहा है कि यही कारण है कि जब संगठन में बदलाव की बात हो रही है उसरा जी, तो संगठन के जी बदलाव की शुरुआत कहीं और से नहीं की जा रही है, राहुल गांधी सीधे गुजरात से ही कर रहे हैं कि हमारा मजबूत जी एकदम ठोस चट्टानी संगठन हमें गुजरात में ही दिखे। मोदी जी वहीं परेशान हो जा रहे, अगर वो वहां परेशान होंगे तो उनके कॉन्फिडेंस टूटेंगे, बाकी जगह भी जो। जी, बिल्कुल। ज़ाहिर-सी बात है, और ये सीधा चैलेंज है राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी को, और इस चैलेंज में वो कितने कामयाब हो पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और संक्षेप में आपसे रविंद्र जी, वक़्त की कमी है, आपसे मेरा सवाल कि क्या अभी भी आप चुनाव आयोग को लेकर यहाँ बात करेंगे कि वो सब कुछ तो ठीक है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, वो क्या मुद्दे उठा रहे हैं, वो मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी मेहनत जो पैरेलली चलती है, उसके बारे में क्या? लेकिन जब से ममता बनर्जी ने चुनौती दी है, और उसके बाद जो एक तरह की हम बेचैनी चुनाव आयोग में देख रहे हैं, और चुनाव आयोग ने कहा कि आप जो विपक्ष के नेता हैं उनसे आप मुलाकात करिए और उनसे बात करिए, उनके मसले हल करिए, या एपिक नंबर की जो बात हो रही है, क्या आपको लग रहा है एक तरह से चुनाव आयोग की जो पोल खुल गई है, अब उसके लिए आगे कुछ इस तरह से कर पाना जो उसने अब तक किया है वो मुश्किल होगा? क्योंकि गुजरात के साथ ही उत्तर प्रदेश का भी इलेक्शन है 2027 में, इस साल बिहार में है, अगले साल 5 राज्यों में चुनाव है, तो चुनाव ही चुनाव है। तो इलेक्शन कमीशन तैयार है, पहले ही तैयारी कर दी उन्होंने तो अपने शुरू, आज थोड़ी कर दी। अब देखिए ना, 1.5 साल बाद जो चुनाव है उसमें भी आज फर्जी वोट का जिक्र आने लग गया। चुनाव आयोग की पूरी तैयारी। अब देखिए एक और हैरानी की खबर सुनने को आई, हरियाणा में एक एक केस क्या हो गया, हो सकता है मैंने पहले जिक्र किया हो, दोबारा दर्शकों के लिए कर दूं। 32 वोट से कैंडिडेट चुनाव हारा, और राकेश जी बड़ी हैरानी होगी सुन के, उस जगह पर एक पैकेट, एक बंडल जिसमें कि बैलेट पेपर्स थे,
उस पूरे एनवेलप को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। अब पता लगा क्यों, पूछा क्यों कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर जो स्कैनर के लिए बारकोड होता है, वो ट्रेवलिंग में वो बारकोड कहीं काम नहीं किया होगा, जब उसको स्कैन करने की कोशिश की तो वो स्कैन नहीं हुआ। तो नियम यह है कि अगर आपकी हार जीत का मार्जिन उस लिफाफे के अंदर जितने वोट हैं उससे कम है, तब तो आप उसको करेंगे गिनती, अगर ज्यादा है तो जरूरत नहीं गिनती करने। मार्जिन 32 वोट का है और उस लिफाफे में वोट हैं 150, 160 के आसपास, बावजूद उसकी गिनती नहीं हुई। अब वो पिटीशन हाई कोर्ट गई। अब आप बताइए, जितने कैंडिडेट्स के बारे में जानेंगे, नई नई जानकारी सुनने को मिलती है। अब इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को तो इतना ज्यादा क्रिएटिव होने की जरूरत पड़ रही है कि कैसे वो पकड़ में ना आए इस इलेक्शन में और अपना काम करके चले जाए। और खासतौर पर केजरीवाल को कम से कम इस बात का श्रेय तो हम लोग देंगे, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को जागरूक किया है और उनकी जागरूकता का ही असर है कि अब ममता बनर्जी ने ये बात उठाई है। ज्ञानेश कुमार बिल्कुल खामोश हैं, जब से आए हैं किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहे। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि कितना भी कोशिश कीजिए, कितना भी जोर लगाइए, लेकिन जिस तरीके एलिगेशंस लग रहे हैं जिन पर कोई जवाब नहीं आ रहा, और वोटिंग लिस्ट से लेके कितने लोगों को ऐड कर दिया, कितने डिलीट कर दिया, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनका जब तक समाधान ठीक तरीके से नहीं होगा तब तक मुद्दों का कोई मतलब नहीं है बात करने का। क्योंकि जब इलेक्शन का प्रोसेस ही अगर फॉल्टी है, उसमें अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ है, और देखिए गड़बड़ की कितनी जरूरत है, ऐसा थोड़ी है कि 100 के 100 वोट है किसी पार्टी को मिलने वाले है, तो बहुत सारी। अब हरियाणा में केवल 22,000 वोट का अंतर रह गया, एक सरकार बन गई। एक सरकार बनने में और दूसरी सरकार के बनने में 22,000 वोट का अंतर है। ऐसा ही आप दूसरी जगह देखिए, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 2% वोट का अंतर आपके दिल्ली में है। तो वो सेलेक्टिवली आप कुछ जगह पर चिन्हित कर लीजिए। विधानसभाएं अगर 100 विधानसभाएं हैं तो उसमें 20-25 विधानसभाएं सेलेक्ट कर लो, बाकी में करने की जरूरत नहीं है। कुछ सीटों पर बीजेपी हमेशा जीत जाएगी, कुछ पर हमेशा हार जाएगी। जहां पर मजबूत मामला बहुत कड़ा होगा, वहां आप इलेक्शन को मैनेज कर लीजिए, हो गया काम। तो उस तरह की घटनाएं दिख रही हैं, एक बार नहीं बार बार दिख रही। महाराष्ट्र के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, पेटिशन पर पेटिशन। 90 विधानसभाएं हैं हरियाणा में, 24 पेटिशन गई हैं, 24 लोगों ने इलेक्शन पेटिशन गई है। आप देखिए 30% से भी ज्यादा लोग नाराज हैं। तो इलेक्शन कमीशन, 30% लोगों ने जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया वो लोग खफा है। तो इलेक्शन कमीशन को भरोसा लोग नहीं कर पा रहे, और इस के बाद हर बार पॉलिटिकल पार्टी नई बातें लेके आ रही। साकेत गोखले ने उसके बाद ट्वीट किया, राज्यसभा सदस्य हैं, कोई जवाब नहीं है। इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा है और पाक साफ इलेक्शन हो रहे हैं। इस पर लोगों का भरोसा चुनाव आयोग अपने काम से ही करवा सकता है। जब तक वो नहीं बताएगा तब तक लोगों को शक रहेगा बुशरा जी। और आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि अब इलेक्शन, ये जो टाइम है ना 6 महीने का, ये सबसे लंबा टाइम है जो लीन पीरियड है चुनाव आयोग के लिए, पूरे 5 साल में। इसके बाद नहीं है, अगले साल 5 साल, उसके बाद 5 चुनाव हैं, फिर 27 में फिर पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड, ये 5 इलेक्शन है। ऐसे चलता रहेगा भाई। 30 विधानसभाएं हैं, 1 लोकसभा है, हर साल लगभग 5 से 6 विधानसभाओं का समय होता है, चुनाव होता है। तो केवल यही एक समय बचा है 6 महीने का, जिसमें इलेक्शन कमीशन अपने सुधार करा सकता है, कुछ छवि को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या जो भी करके। उसके बाद तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई, फिर तो सवाल ही नहीं उठता कि इलेक्शन कमीशन कुछ करता हुआ दिखे। तो गंभीर सवाल खड़े हैं इलेक्शन कमीशन पर, इस चुनाव में भी खड़े हैं और इसके पहले तो लगातार लगे रहे। जी जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है वो सवाल लगातार बने रहेंगे। और ऐसे में जहां ये दोनों लड़ाइयां एक साथ लड़नी पड़ेंगी विपक्ष को, ये नहीं कर सकते कि हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, वहां जाकर हम एक्टिव हैं, हम ये मुद्दे उठा रहे हैं, तो आप इलेक्शन कमीशन लगातार जो अपना खेल कर रहा है, जिसका खुद इल्जाम विपक्ष ही लगाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके प्रूफ्स दिखाकर, सब कुछ कांग्रेस की तरफ से किया गया है, आम आदमी पार्टी और अब ममता बनर्जी भी इसमें कूद गई है, तो उनको इन तमाम चीजों को भी देखना होगा और साथ साथ जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत कर लड़ाई भी लड़नी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका, रविंद्र जी आपका, राहुल लाल जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा था कि हाँ, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि हिंदुस्तान का जो कमीशन चुनाव आयोग है,
वो अब अमेरिका के पैसे से जब जागरूकता पैदा करेगा, 183 करोड़ डॉलर लेकर के, अमेरिका के लाख डॉलर लेकर के, तो उसकी विश्वसनीयता तो धरती में धूल में मिलनी ही है। उसको रिस्टोर करना बहुत आसान काम नहीं है। जी जी, बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और यही अब देखना है, अब उम्मीद पर दुनिया कायम है, यही कर सकते हैं। बाकी तमाम मुद्दों को उठाना विपक्ष का काम है, वो कैसे उठाती है क्योंकि उसके लिए ये डू एंड डाई की सिचुएशन है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो देखते हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले को उठाया जाता है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप तीनों मेहमानों का, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।